आज से 15 साल पहले चंद्रकला जी ने अपने बेटे वीर प्रताप की शादी की थी। बहुत ही शानदार शान शौकत के साथ। आखिर इकलौता बेटा जो था, ऊपर से चंद्रकला जी और उनके पति सूर्यकांत जी अपने शहर के जाने माने रईस बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे बेटा वीर प्रताप पूरी तरह से बिजनेस के कारोबार पर एकाधिकार करता चला गया और पिता ने भी अब रिटायरमेंट ले ली थी और घर पर ही रहते थे। अभी 2 साल पहले ही सूर्यकांत जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अब चंद्रकला जी अकेली पड़ गई थी। बेटा अपने कारोबार में लीन था, बहू अपनी किटी पार्टी में व्यस्त रहती थी। चंद्रकला जी के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं था। बेटी वृंदा, उसकी अब कभी कभी चंद्रकला जी को बहुत याद आती थी, क्योंकि चंद्रकला जी और सूर्यकांत जी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बेटी वृंदा की शादी कर दी थी। उसे एक जिम्मेदारी समझकर जल्द से जल्द निपटा दिया था, यह सोचकर कि बेटियों को जितनी जल्दी उनके ससुराल विदा कर दिया जाए उतना अच्छा होता है। घर परिवार और वंश तो बेटों से ही चलते हैं, इसलिए बेटी से कभी कुछ खास लगाव रखा ही नहीं था चंद्रकला जी ने। शायद यह सोचकर कि वह दूसरे घर की हो चुकी है, लेकिन अब चंद्रकला जी चाहती थी कि उनकी बेटी उनके पास आए, उनके साथ कुछ वक्त बिताए। पर वह किस मुंह से अपनी बेटी को अपने पास आकर रहने के लिए कहती, क्योंकि शादी के बाद जब वह मायके आकर कुछ दिन रहना चाहती थी तो माँ बाप का हमेशा यही कहना होता था, बेटा मायके तो बस 1-2 दिन के लिए मेहमान बनकर आया जाता है, बेटियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। और वृंदा ने फिर धीरे धीरे बिल्कुल आना जाना कम कर दिया था। आज चंद्रकला जी अपने बड़े से फ्लैट में कोने में बैठी सुबह से खांस रही थी, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्हें दवाई दे सके। चंद्रकला जी अपने ही घर में मेहमान से भी गई गुजरी स्थिति में रह रही थी। वह अधिकारपूर्वक उठकर कहीं से दवाई भी नहीं ले सकती थी। तभी उनकी बहू ने चिल्लाते हुए कहा, सुनते हो, इन्हें यहाँ पर रखा ही क्यों है? यह दिन रात खांसती रहती है। सच में घर का माहौल खराब हो गया है। बहू की फटकार सुनने के बाद चंद्रकला जी किसी तरह से अपना मुंह बंद करके खांसी रोकने की कोशिश करने लगी। तभी उनका बेटा वीर प्रताप वहाँ पर आया और कहने लगा, देखो माँ, वैसे आप दिन भर घर के कोने में पड़ी रहती हो, आपकी उम्र भी हो चली है, तो आप अकेले तो रह नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि अब आप वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली जाओ। वहाँ आपकी ही उम्र के और बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे, उनके साथ सुख दुख की बातें करना, बढ़िया खाना भी मिलेगा, रहने की भी अच्छी सुविधा है। हम भी महीने में एक बार आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे और वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। यहाँ फ्लैट में अकेले रहने से आपको दिक्कत होती रहेगी। यह सुनकर चंद्रकला जी हैरान रह गईं। उनकी आंखों में पीड़ा के मारे आंसू आ गए और वह रूंधे गले से कहने लगी, बेटा अब तो मेरे हाथ पांव सही ढंग से काम भी नहीं करते। अब तो शायद मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मुझे अपना बुढ़ापा तुम लोगों के बीच में काटना है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह सुनकर वीर प्रताप गुस्से में बोलने लगा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यह सुनकर चंद्रकला जी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे और वह कहने लगी, तू हमारे शहर के किनारे वाले बंगले पर मुझे छोड़ा, मैं नौकर रख लूँगी और अपना सब कुछ तुझे देने के बाद भी भगवान के दया से मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि मेरा गुजारा हो जाएगा। यह सुनकर वीर प्रताप गुस्से में बोला, कौन से बंगले की बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद नहीं क्या? पापा के गुजरने के साल भर बाद ही तुमने वह बंगला भी मेरे नाम पर कर दिया था और अब तो एक पार्टी से मेरी बातचीत भी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में मैं वह बंगला बेच भी दूंगा। यह सुनकर चंद्रकला जी हैरान रह गईं। अपने पति सूर्यकांत जी के गुजरने के बाद धीरे धीरे वीर प्रताप ने अपनी माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली थी और माँ ने भी खुशी खुशी कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था सारी प्रॉपर्टी का वारिस तो आखिर उनका इकलौता बेटा ही बनेगा। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, अपने जेवर, सब कुछ अपने बेटे के नाम पर कर दिया था। बस थोड़े से पैसे बैंक में बचा कर रखे थे। शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी अपने भविष्य के लिए कुछ चिंता थी और आज वह दिन आ भी गया था। और शहर के किनारे वाला बंगला, वह तो उन्होंने अपने बेटे के नाम कभी किया ही नहीं था, क्योंकि यही वह पहली बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था और पहली बार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की थी। इसलिए उस बंगले से चंद्रकला जी को कुछ खास लगाव था और उन्होंने सोचा था कि अपने जीते जी वह उसे किसी के भी नाम पर नहीं करेंगी,
क्योंकि बहुत प्यार से सूर्यकांत जी ने वह बंगला चंद्रकला जी को अपनी मेहनत की कमाई से बनाकर गिफ्ट किया था, जिसका नाम भी था चंद्रकला निवास। चंद्रकला जी हैरान हो गई कि वह बंगला उन्होंने कब अपने बेटे के नाम पर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे किसी भी कागज़ पर साइन नहीं किए थे। फिर वीर प्रताप ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ को हम अगले सप्ताह वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, तुम इनकी चिंता बिल्कुल मत करो। चंद्रकला जी गुस्से से थरथरा उठी थी। वह 70 साल की हो चुकी थी, फिर भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं थी। बस उनके हाथ पैर थोड़े कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन बेटे के इस धोखे ने उन्हें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। पूरे दिन ना उन्होंने खाना खाया, ना ही पानी पिया। शाम को अचानक से ही उनकी बेटी वृंदा उनसे मिलने के लिए आ गई। बेटी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। माँ को रोते हुए देखकर वह हैरान रह गई, तो चंद्रकला जी ने रोते हुए उसे सारी बातें बताई। चंद्रकला जी ने अपनी बेटी के साथ कभी भी ज़्यादा प्यार भरा व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि वह सोचती थी बेटियां तो पराई होती हैं। लेकिन आज बेटी के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर रो रही हूँ। वृंदा ने कहा, माँ, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है। चंद्रकला जी हैरानी से बेटी का चेहरा देखने लगी। उन्हें तो खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन वृंदा को सब कुछ याद था। वह कहने लगी, माँ, भैया ने आपके साथ ये ठीक नहीं किया। तभी वीर प्रताप वहाँ पर पहुँच गया और कहने लगा, अच्छा, तो माँ बेटी दोनों मिलकर मेरी शिकायत कर रही हो। वृंदा गुस्से से कहने लगी, आपने धोखे से माँ का बंगला अपने नाम कैसे करवा लिया। तो वीर प्रताप कहने लगा, पिछले 2 साल से माँ की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, इसलिए उस बंगले पर मेरा ही अधिकार है। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? अगर तुम्हें माँ की इतनी ही परवाह है तो एक काम करते हैं, वह 100 करोड़ का बंगला मैं रख लेता हूँ और माँ की सेवा तुम कर लेना, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। फालतू में बुढ़ापे में उनका बोझ कौन उठाएगा। फिर बेटी ने कहा, माँ, तुम भैया की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी बेटे को तुम्हारी परवाह नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ चलो। भैया भले ही मुझे ताना मार रहे हैं, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर वीर प्रताप गुस्से में बोला, हाँ तो ले जाओ, इन्हें शौक है अपने साथ रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी या यहाँ रहे या कहीं और, किसी काम की तो है नहीं। वृंदा का गला रुंधाया। वह भरे गले से बोली, माँ, अभी भी अपने बेटे के लिए कोई मोह बाकी है या मेरे साथ चलोगी? चंद्रकला जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उनका गला भर आया था। उनकी आंखों से तो आंसू ना जाने कब से बहे जा रहे थे। बेटे का हमेशा उन्होंने सर्वोपरि समझा था कि बेटा बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, और यही सोचकर उन्होंने हमेशा उसे ज़्यादा प्यार दुलार दिया था। अपनी बेटी को विदा करके ही उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उन्हें लगता था कि उन्हें बेटी के कन्यादान के समय में जो कुछ भी किया है वही उसके लिए काफ़ी था। चंद्रकला जी सुचुकाते हुए भरे गले से बोली, बेटी, मैं मानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अपने साथ रखना चाहती हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बचा ही क्या है। मैं किस मुंह से तुम्हारे पास जाऊँ? मैंने यह सब कुछ तो अपने बेटे का नाम कर दिया। यह सुनकर वृंदा अपने आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मुझे, बस, और कुछ नहीं। मेरे पास रुपए पैसे इतने तो है ही कि आप आराम से खा पी सकती हैं। इससे ज़्यादा रुपए लेकर करना ही क्या है। भगवान ने मेरे पति को इस काबिल बनाया है कि वह पूरे परिवार की देखभाल अपने दम पर कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जहाँ मेरी माँ के प्रति फ़र्ज़ निभाने से मुझे नहीं रोका जाएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं बुढ़ापे में आपको एक सम्मान की ज़िंदगी देना चाहती हूँ, आपकी देखभाल करना चाहती हूँ, एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। वैसे भी भले ही आपके लिए बेटी हमेशा पराई थी, लेकिन आप दोनों ने बहुत सोच समझकर एक अच्छे घर परिवार में मेरी शादी की है, तो भगवान की दया से मुझे मेरे ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं है। बेटी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर चंद्रकला जी हैरान थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने पराई समझकर उसे कम प्यार दिया था, आज वही बेटी बुढ़ापे में उनके साथ खड़ी थी। और बेटा, जिसे अपनी आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा समझकर उन्होंने उसकी परवरिश की, उससे लगाव बढ़ाया, आज वही नालायक साबित हो चुका था। खैर, चंद्रकला जी इस ठोकर से बहुत ज़्यादा आहत थी। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम सुखी रहना। अब यह बूढ़ी माँ तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी, और मेरी यही इच्छा है कि तुम आखिरी समय में भी मेरा चेहरा देखने मत आना।
इतना कहकर उन्होंने वृंदा की हथेली थामी और धीमे कदमों से चलती हुई वहाँ से हमेशा के लिए चली गईं। वृंदा के तन मन और धन से माँ की सेवा की। उसके ससुराल वालों ने कभी भी चंद्रकला जी को असहज महसूस नहीं होने दिया। कुछ दिनों में वृंदा ने अच्छे से उनकी सेवा करके उन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दिया। वैसे भी उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। वह हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ रह रही थी, पर बेटे के दिए हुए जख्म उन्हें परेशान तो करते ही थे, लेकिन बेटी और दामाद का प्यार उन्हें जीवन में सुकून भी देता था। लेकिन अब चंद्रकला जी ने एक ठोस और कठोर निर्णय लेने की सोच ली थी और उन्होंने अपने बेटे दामाद से इस बारे में बात की। वृंदा ने बोला, माँ, यह ठीक नहीं रहेगा, वरना वीर प्रताप को लगेगा कि मेरी नज़र आपकी संपत्ति पर है। लेकिन चंद्रकला जी ने बोला, जिसे जो लगता है लगने दे। मैंने जो सोच लिया है वह सोच लिया है। अगले ही दिन चंद्रकला जी ने वकील को बुलाया और वीर प्रताप को नोटिस भिजवाया कि उसने धोखे से गलत कागज़ों पर साइन करवाकर चंद्रकला जी से बंगला अपने नाम करवाया है, तो चुपचाप से बंगला उनके नाम पर वापस कर दे, वरना वह कोर्ट में सामना करने को तैयार हो जाए और फिर कोर्ट में चंद्रकला जी अपनी बाकी की संपत्ति पर भी दावा करके उस संपत्ति को भी वापस ले सकती हैं। ऐसा नोटिस देखकर वीर प्रताप की हालत खराब हो गई और वह अपने हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने चुपचाप से बंगला वापस अपनी माँ चंद्रकला जी के नाम पर कर दिया। चंद्रकला जी ने अपनी बेटी वृंदा के साथ मिलकर उस बंगले को एक वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ ऐसे बुजुर्गों को शरण देती थीं जो अपने औलाद द्वारा सताए गए होते थे और जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था। वृंदा जी ने अपने समय में बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर रखी थी और आज उनकी वही सारी दोस्त उनके इस नेक काम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी थी और सबने अच्छा खासा डोनेशन दिया था वृंदा जी के वृद्धाश्रम को चलाने के लिए। और साथ ही साथ उसमें कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो रहने के लिए आते थे, उनमें से कई बुजुर्ग ऐसे होते थे जिनके पास पैसे तो होते थे, पर बेटे बहू उनकी अनदेखी करते थे, इसलिए वह वहाँ पर आ जाते थे। वैसे बुजुर्ग भी वृद्धाश्रम के संचालन के लिए योगदान करने से पीछे नहीं हटते थे। और फिर देखते ही देखते चंद्रकला निवास से वह बंगला चंद्रकला वृद्धाश्रम में तब्दील हो गया। चंद्रकला जी ने अपने वृद्धाश्रम के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया था, जिस पर लिखा था, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पूरा मान सम्मान और उनका हक दो, क्योंकि यहाँ आने वाले 90% से अधिक लोग बेटों के सताए होते हैं, ना कि बेटियों के। यह एक सत्य है। वृद्धाश्रम सबके सहयोग से अच्छा चल रहा था और चंद्रकला जी कुछ वर्ष बाद इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन वृंदा उसे अच्छे से चला रही थी और कई संस्थाएं बढ़ चढ़कर उस आश्रम को चलाने में योगदान दे रही थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। वीर प्रताप ने कभी अपनी बहन की खोज खबर नहीं ली और वीर प्रताप ने जो घटिया हरकत अपनी माँ के साथ की थी, उसके बाद वृंदा ने भी अपने भाई से कोई रिश्ता रखना सही नहीं समझा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 15 सालों के बाद एक दिन वृंदा अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह पर वृद्धाश्रम में मिठाई बांटने पहुंची थी, क्योंकि अब वृद्धाश्रम का काम उसकी बहू संभालती थी और वृंदा घर पर आराम करती थी। लेकिन आज उनकी शादी की सालगिरह थी, तो वृंदा वृद्धाश्रम आई थी बहुत दिनों के बाद। वहीं पर उसे वीर प्रताप दिखाई दिया। वीर प्रताप को वहां देखकर वृंदा हैरान हो गई। वृंदा को देखते ही वह पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना बहन, मैंने माँ के साथ जो किया वही मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। मैंने माँ के बंगले के लिए माँ के साथ धोखा किया और बाद में मेरे बेटे ने भी मेरे साथ वही किया। आज ना तो मेरा बेटा मुझे अपने साथ रखना चाहता है और ना ही मेरी बेटी, लेकिन हमारी माँ खुशकिस्मत थी, उन्हें कम से कम बेटी का साथ तो मिल पाया था। मैं अभागा हूँ, इसलिए आज अपने माँ के बनाए वृद्धाश्रम में खुद आ गया हूँ। वृद्धाश्रम में मैं अपनी माँ को भेजना चाहता था, लेकिन समय का फेर देखो, आज मैं खुद वृद्धाश्रम में हूँ। आज इस बंगले में मैं खुद एक बेसहारा बनकर रह रहा हूँ, जिस बंगले को मैं अपनी माँ से धोखा देकर हड़पना चाहता था। देखो समय ने आज मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज बेटे और बेटी ने मिलकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने अपने नाम करवा ली है। माँ का साथ तो तब तुमने दे दिया था मेरे धोखा देने पर, लेकिन मेरा साथ कौन देगा। मेरे तो बेटे और बेटी दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। शायद यह मेरे कर्मों का ही फल है। कहकर वीर प्रताप ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वृंदा ने पूछा, भाभी कहाँ है? तो वीर प्रताप ने बोला, तुम्हारी भाभी भी यहीं थी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस वृद्धाश्रम को तुम्हारी बहू चलाती है, लेकिन हमने उसे कभी अपना परिचय नहीं दिया। कैसे नहीं पहचान लूँगा मैं अपने ही बंगले को, जिसमें कि हमारा बचपन गुजरा है। और देखो आज उसी बंगले में हम बेसहारा बनकर रह रहे हैं।
तुम्हारी भाभी पिछले साल गुजर गई। जब तक वह वृद्धाश्रम में थी उसका मन छटपटाता रहता था, लेकिन मैंने अपने मन को यही सोचकर समझा लिया है कि यह मेरे किए गए कर्मों का फल ही था। वृंदा उसकी दुर्गति देखकर सन्न रह गई थी, लेकिन उसके पास संतानों के कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि इसी इंसान ने उसकी बूढ़ी माँ को इतना तड़पाया था जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। इसलिए वह आंखों में आंसू लिए हुए बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चली गई। आज वर्षों बाद वीर प्रताप को इस हालत में देखकर वृंदा यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इंसान के पास जब तक ताकत और जवानी रहती है उसे लगता है कि दुनिया उसके कदमों में है और उसे कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है तो सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है।